हमेशा पत्रकार भेंट चढ़ता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी के ऊपर ट्रक निकाल दिया जाता है, कभी किसी की लाश कहीं नाले में मिलती है। ये तो देश की राजधानी दिल्ली है। मुझे कुछ आभास हो गया कि मेरे पीछे कुछ लोग लग गए हैं। मैंने जैसे तैसे अपने बाइक को स्टार्ट किया और स्पीड में लेके एक ट्रक की ओट में करके मैं अपनी बाइक को आगे लाया हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मिलन विहार की तरफ अपने घर के लिए मुड़ा हूँ तो पीछे से एक बुलेट बाइक आती है, उसमें 3 लड़के बैठे होते हैं और लाठी डंडों से लैस होते हैं। हमला करना शुरू कर दिया, सिर पे, बैक में, यहाँ आप देख सकते हैं जो हाथ पे, यहाँ हाथ पे, बैक पे, पूरी टांगों पर। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये पुलिस जागती है, भागती है, दौड़ती है और 2 दिन बाद ढाक के 3 पात हो जाता है। आदमी जाने वाला चला जाता है और पुलिस प्रशासन और अपराधी मौज काट रहे होते हैं। जानलेवा हमला, एक तरीके से मारने का पूरा प्रयास किया गया। मैंने अपने आप को जो भी बचाया है। उस खबर करने के तुरंत ही बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई ओ मलिक सुधर जा, मेरे से मिलने, नहीं तो तुझे मैं देख लूँगा। इस मामले में क्यों ढीला ढवाली करी गई है ये भी एक जांच का विषय, क्योंकि ये जो नेक्सस चल रहा है जिसको लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमें वॉच कर रहे थे कि कहीं मिल जाए, इन्हें मारेंगे, पीटेंगे। मुझे कई लोगों ने बोला इल्लीगल बाज़ार धड़ाके से चल रहा है और हम लोग जो खबर कर रहे हैं और इस तरीके से आज अपने आप को टूटा महसूस कर रहे हैं। जो क्षेत्र की जन समस्याएं हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उनको मैं लगातार उठाता रहा हूँ। अलाउ ही नहीं है कि यमुना रिवर बेल्ट के अंदर कोई काम हो सकता है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं यमुना के अंदर, तो ओ जोन में कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है? पत्रकारों की आवाज़ों को आखिरकार कब तक दबाया जाएगा? देखिए, सवाल उठना लाजमी है। जो पत्रकार आपकी आवाज़ों को सरकार के सामने पेश करते हैं, सोचिए उन्हीं पत्रकारों का कुछ दबंग घेराव कर उन्हें निर्मम तरीके से लाठी डंडों से पीटे। देखिए, जो व्यक्ति आप मेरे साथ यहाँ मौजूद देख रहे होंगे, बता दूं कि लगभग अपने जीवन के 30 वर्ष जो हैं ये पत्रकारिता में दे चुके हैं। तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, समाज में हो रहे करप्शन इत्यादि के चलते ये काफ़ी सारी आवाज़ें जो हैं उठा चुके हैं। पर वहीं जब आप इस व्यक्ति को आज इस हालात में देख रहे होंगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आपकी आवाज़ों को जो गवर्नमेंट के आगे तक पहुँचाने वाला व्यक्ति है उसकी आखिरकार ये हालत करी तो करी किसने। देखिए, अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ इन पर आप बीती रही, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कितने साल आप दे चुके हैं इस पत्रकारिता की फील्ड? अभी आप मान लीजिए 49 साल मेरी उम्र हो गई है और 18-19 साल की उम्र से मैंने एज ए शौक़, पैसे कमाने का कोई ज़रिया नहीं, एज ए शौक़ मुझे इसमें रुचि थी और मैं शुरुआत से ही ये काम कर रहा हूँ। मैं अपना भी व्यापार पहले कानपुर में भी करता था जहाँ से मैंने शुरुआत करी, और यहाँ दिल्ली में भी आया, मैं अपना व्यापार करता था। लेकिन कोरोना के समय उस व्यापार को बंद करना पड़ा क्योंकि नुकसान हो गया। उसके बाद मैंने इसे परमानेंट कर दिया और साथ बीच बीच में लगातार अपने व्यापार के साथ इस काम को करता रहा हूँ। जो क्षेत्र की जन समस्याएँ हैं, बेसिक मुद्दे हैं, उनको मैं लगातार उठाता रहा हूँ। सर, ये जो अभी आपका हाल हम देख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आज प्लास्टर आपके हाथ पर चल रखा है, किस तरीके से ये आपके साथ हुआ? ये लगातार हम खबरें कर रहे हैं। इन खबरों करने के कारण कुछ ऐसे दबंग लोग होते हैं जो गलत काम कर रहे होते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। आज से 6-7 महीने पहले मैंने खबर करी थी यमुना के अंदर ओजोन का जो सिस्टम चल रहा है, यमुना के अंदर एनजीटी के नियमों के खिलाफ अवैध मछली बाज़ार बड़े बड़े लग रहे हैं, जो अलाउ ही नहीं है कि यमुना रिवर बेल्ट के अंदर कोई काम हो सकता है। लेकिन प्रशासन के लोग और जो संबंधित डिपार्टमेंट की मिली भगत या नेक्सस कह लें, निगम पार्षद वगैरह हो गए, उनके संरक्षण में काम कर रहा था। उसमें मैंने खबर करी थी। उस खबर करने के तुरंत ही बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई ओ मलिक सुधर जा, मेरे से मिलने, नहीं तो तुझे मैं देख लूँगा। जब इस तरीके की मेरे पास बातें आई तो मैंने उसी समय उस नंबर के साथ जो चीज़ें रहीं, जो मैंने दिखाया था, मैंने दिल्ली पुलिस को, शीर्ष अधिकारियों को शिकायत दे रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 1-8-1.5 महीने पहले एक घटना हुई थी उसी मछली बाज़ार के अंदर। एक आदमी को पेड़ से टांग दिया गया था, वो मरा था और कैसे हुआ था इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ जाकर खबर करी थी कि इल्लीगल मछली बाज़ार के अंदर एक आदमी पेड़
मिला। सर कहीं ना कहीं पत्रकारों का तो फर्ज है कि जनता की आवाज़ को सामने ले जाए, जो भी करप्शन या किसी भी तरीके की धांधली चल रही है उसे समाज के आगे उजागर करें। यही करना आपके लिए घातक हम तो यही कर रहे हो, जो जनता की समस्याएं, जनता जो घटनाएं घट रही हैं उनको जनता से रूबरू कराने का ही हम लोगों का काम है। लेकिन कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो प्रशासनिक गठजोड़ के साथ इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये आज वीडियो चल रहा है कल यहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी, जो उनकी मोटी कमाई है वो बंद हो जाएगी। और इन्हीं सब को लेकर नाराज़गी भी रही है और हमारे ऊपर धमकियां लगातार रही हैं। काफ़ी समय से वो हमें वॉच कर रहे थे कि कहीं मिल जाए, इन्हें मारेंगे पीटेंगे। मुझे कई लोगों ने बोला, मैंने कहा कोई नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं उनको जो करना होगा कर लें। लेकिन अभी 1 तारीख को मैं, एक हमारे पत्रकार मित्र हैं प्रेमपाल प्रजापति, उनके बेटे की लगन सगाई का कार्यक्रम था, तो मैं दोपहर में 2 बजे के आसपास उनके यहाँ गया हूँ और 2:45 बजे के आसपास मैं वहाँ से अपना खा के मैं निकला हूँ। वहाँ सभी लोग, पत्रकार लॉबी के लगभग जितने लोग हैं सभी थे। मैं अपना वहाँ से निकला हूँ और मैं जैसे ही पुश्ते पे चढ़ा हूँ मुझे कुछ आभास हो गया कि मेरे पीछे कुछ लोग लग गए हैं। मैंने जैसे तैसे अपने बाइक को स्टार्ट किया और स्पीड में लेके एक ट्रक की ओट में करके मैं अपनी बाइक को आगे लाया हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मिलन विहार की तरफ अपने घर के लिए मुड़ा हूँ तो पीछे से एक बुलेट बाइक आती है, उसमें 3 लड़के बैठे होते हैं और लाठी डंडों से लैस होते हैं और आते ही मेरी बाइक के आगे उन्होंने अपनी बाइक लगाई, उतरते ही धड़ाधड़ मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। सिर पे, बैक में, यहाँ आप देख सकते हैं जो हाथ पे, यहाँ हाथ पे, बैक पे, पूरी टांगों पर इस तरीके से हमला किया कि मैं खड़ा नहीं हो पाया। उस टाइम मैंने अपनी बाइक वहीं फेंक दी और अपने को बचाते हुए साइड में गया, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पड़े रहे। लेकिन कुछ देर बाद मैं जो दफ्तर की तरफ जैसे ही मुड़ा तो वो लोग तुरंत भाग गए। सर कोई और आपके बचाव में नहीं आया? कोई नहीं, किसी भी, चलता रोड था, लोग बाइकों से निकल रहे थे, कार से निकल रहे थे, किसी ने भी कोई जहमत नहीं करी कि किसी को कोई बीच रोड में पीट रहा है। तो इस तरीके के किसी ने कुछ, जब मेरी हेलमेट उतर गई लास्ट में, जो बिल्कुल मैं, वो लोग चले गए तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तो उसका जो ठेकेदार है वो तुरंत भागता हुआ आया। उसने, वो मेरे को जानता था पहले से, उन्होंने कहा मलिक जी आप आवाज़ लगा दें। मैंने कहा मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है। तो मेरे सब फ़ोन वगैरह जितने थे वो सब टूट गए थे जेब में जो पड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे तत्काल, मैंने कहा आप 100 नंबर की कॉल अपने पास, उन्होंने 100 नंबर की कॉल मिलाई 2 बार 3 बार, तो पीसीआर वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, मैं बाइक यहीं छोड़ दो, आप मेरे को मेरे घर छोड़ दो, मैं घर पहले पहुँचूंगा और अपने घर से मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा फ़ोन वोन सब टूट गया। तो मैंने बेटे को बोला, फिर यहाँ से पीसीआर करी, फिर यहाँ पर पुलिस आई। इस दौरान आपके साथ कोई एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं? कोई मौजूद नहीं था, मैं अकेला, मुझे वो यहाँ लेकर आए और उन्होंने पीसीआर में मुझे बिठा दिया। फिर मैं यहाँ से अकेले ही, अरुणा आसफ अली मुझे वहाँ ले गए और वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह, जो MLCs वगैरह हुई हमारे साथ वहाँ पर, वो MLC वगैरह हुई और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि अब आप घर चले जाओ, आप 2-3 दिन बाद, क्या कहते हैं, ऑर्थो डॉक्टर आएंगे, आप उनको चेकअप। हमारा जो काम था हमने आपका काम कर दिया है, MLC हमने रेडी कर दी है। तो वहाँ IO एक बार आया, घूम फिर के चला गया और मैं अपना घर आ गया। और रात को 8:30 बजे फिर एक IO का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ, आप साइड पर आ जाइए। मैंने कहा मेरे तो चोट लगी पड़ी है, मैं कैसे आ जाऊं। फिर भी मैं किसी को साथ लेके उस घटना स्थल पे गया जहां पर ये घटना घटी। मैंने उनको बताया कि यहाँ पर इस तरीके का हुआ और यहाँ CCTV लगे हैं, और जहां मैं गया था वहाँ भी सब CCTV लगे हुए हैं, आप तत्काल प्रभाव से उसकी जांच कर लें, ऐसा ना हो कि उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाए। खंगाले गए सर CCTV? अभी तक कुछ नहीं संभाले गए। कल शाम को मैं SHO वजीराबाद के पास गया था, पहले मैंने IO को फ़ोन मिलाया कि IO साहब मेरी FIR का क्या हुआ। नहीं, FIR हो गई है, मैं रोहिणी कोर्ट में हूँ, आप थाने आ जाओगे तो मिल जाएगी आपको। तो मैं शाम को किसी को अपने साथ लेके थाने गया तो SHO साहब ने मुझे ये FIR प्रोवाइड करवाई। तो मैंने SHO साहब से कहा सर इसमें तो आपने जो धारा लगाई है ये तो बिल्कुल हल्की, आप तो इन्हें थाने से छुट्टी दे दोगे। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, अभी MLC बनी नहीं है, अभी 10 दिन लगेंगे MLC आने में, तो जब MLC में कुछ आ जाएगा तो हम जोड़ लेंगे। कितना समय लगता है सर आमतौर पर MLC आने में? सर MLC आने में ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। तो ये पुलिस प्रशासन का काम है MLC को बनाना, लेकिन इस मामले में क्यों ढीला ढवाली करी गई है ये भी एक जांच का विषय, क्योंकि ये जो नेक्सस चल रहा है जिसको लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो प्रशासन की भी भूमिका संदेह में, क्योंकि जो गलत काम हो रहा है बगैर पुलिस के तो होता नहीं है, थाने के संरक्षण में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो थानेदार हैं वो सब इस पूरे खेल में मिले हुए हैं। तो 3 बजे
3 बजे घटना हो रही है, रात 8:30 बजे आईओ मुझे रोड पे बुला रहा है और फिर कहता आप चले जाओ, हम कल कोर्ट का मेरा काम है और मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, कल आपके बयान लूँगा। तो फिर मैं अपना घर आ गया। साइट पे गए तब भी आपसे बयान नहीं, कोई बयान नहीं लिया। मैं जब घर आ गया मुझे कुछ लगा कि ये मामले को ख़त्म करने के मूड में बैठे हैं। मैंने अपने सोर्सेज से किसी से सीपी साहब के यहाँ से, जॉइंट सीपी के यहाँ से कहीं से फ़ोन करवाया डीसीपी को। तब रात में 11:30 बजे एसएचओ साहब मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मलिक जी कहाँ हो। मैंने कहा सर मैं तो घर पे हूँ, वो मैं आईओ को भेज रहा हूँ, आप बयान दे देना। तो रात 12:30 बजे आईओ साहब मेरे पास आते हैं, रात 12:30 बजे मुझसे बयान लेके जाते हैं। तब ये एफआईआर को, जो एफआईआर है कितने समय बाद, मतलब कितने घंटों बाद कहीं ना कहीं रजिस्टर हुई है? आप ये समझ लीजिए एफआईआर 3 बजे की घटना हुई है, रात में 12:30 बजे आईओ आ रहा है। अब रात में जाके इन्होंने क्या किया है, क्योंकि जब ऊपर से दबाव आया है, डीसी साहब को ऊपर से कॉल आई है, फिर नीचे कॉल आई है, मुझे 4 बार एसएचओ साहब ने फ़ोन किया, उनका नंबर आ रखा है। वो आईओ जब वो मेरे बयान लिख रहे थे तो आईओ साहब का एसएचओ साहब के पास फ़ोन बज रहा था, तो लगा कि उन पे प्रेशर है। तो जब प्रेशर ऊपर से कहीं से आया है तब उन्हें लगा है कि इनकी बात को सुना जाए और इस पर कोई भी खानापूर्ति करी जाए। अब तक सर किसी की अरेस्टिंग या किसी व्यक्ति को गिरफ्त मिली है? नहीं, किसी भी तरीके की कोई। मैं कल क्या कहते हैं जब मिला एसएचओ साहब से कल शाम को, देख रहे हैं अभी हम लगाएंगे इस पर कुछ। ये एसएचओ साहब के सीधे सीधे बयान थे कि अभी हम देखते हैं, लगाएंगे, अभी तो एमएलसी आने में 10 दिन लगेंगे। मतलब इतनी ढील बरती जा रही है? ढील है सामने। अब आप समझिए घटना होती है 3 बजे से रात 12:30 बजे आईओ बयान ले रहा है। आप समझ कितने इतने बीच में जो एविडेंस है, सामने वालों को मौका नहीं मिल जाएगा वो एविडेंस को ख़त्म कर दे। प्रशासन को पूरा मौका दिया जा रहा है सामने वाले को कि आप अपने एविडेंस ख़त्म कर दो, क्योंकि पूरे रोड पे जो सीसीटीवी लगे हैं, वहाँ दिल्ली पुलिस के भी सीसीटीवी हैं, जो लोकल कुछ सीसीटीवी लगे हैं, कुछ बैंक्वेट हॉल हैं वहाँ सीसीटीवी लगे हैं। तो प्रशासन को उसको तत्काल रिकवर करने की ज़रूरत है। अब क्यों ढीला डवाली हो रही है ये तो प्रशासन ही बता सकता है। सर आपको 30 साल हो चुके हैं इस पत्रकारिता की फील्ड में, इससे पहले ऐसे कोई वाकयात हुआ है आपके साथ? नहीं, इससे पहले आज तक मेरे पूरे जीवन में थोड़ी बहुत तू मैं 5-10 लोग कभी खड़े हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन इस तरीके का जो जानलेवा हमला, एक तरीके से मारने का पूरा प्रयास किया गया। मैंने अपने आप को जो भी बचाया है, लेकिन फ़िलहाल जो भी घटना हुई है आपके सामने है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, क्योंकि जिसके द्वारा हमला कराया जा रहा है, जिसके लोग हैं, उसके नाम की मेरे द्वारा पहले ही 6 महीने से पहले से शिकायत चल रही है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब से 25 दिन पहले मेरे पास फ़ोन ज़रूर आया था थाने से कि आपने ये कंप्लेन दे रखी है, तो ऐसा है मैं आपकी कंप्लेन को देखता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। इतना फ़ोन आया था मेरे पास थाने से, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इल्लीगल बाज़ार धड़ाके से चल रहा है और हम लोग जो खबर कर रहे हैं और इस तरीके से आज अपने आप को टूटा महसूस कर रहे हैं। इस दिल्ली पुलिस के जो संरक्षण है, जो खेल चल रहा है अवैध कारोबार का, वो दिल्ली पुलिस और एमसीडी, इसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि एमसीडी का काम है इस चीज़ को रोकना, और एमसीडी के लोग भी इस काम को नहीं रोक पा रहे हैं। ये अपने आप में एक संगीन जांच का विषय है, क्योंकि सिस्टम जो करप्शन का सिस्टम है, जो पैसे का लेन देन है, वहाँ निगम पार्षद भी हैं, उनकी भी संलिप्तता होगी, उनके इलाके में काम हो रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी भी संलिप्तता होगी, गलत काम हो रहा है। एमसीडी के अधिकारी हैं। अगर ओ जोन पे लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जमुना के अंदर, तो ओ जोन में कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है? ओ जोन के अंदर इलीगल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, इलीगल स्विमिंग पूल चल रहे हैं, इलीगल सब कुछ पुरानी में हो रहा है, लेकिन गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और अवैध कामों को प्रशासन का संरक्षण है। जी सर, पत्रकारों के साथ ये कोई महज पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई पत्रकारों को झील में ले जाकर मार दिया गया। तमाम ऐसी खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती हैं और कहीं ना कहीं दफन हो जाती हैं। तो लगता है पत्रकारों के हितों के लिए कोई कानून होना चाहिए? देखिए, पत्रकारों के हितों के लिए कानून होना चाहिए। सरकारें बनती हैं, वादे बड़े बड़े करती हैं, लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद लीपापोती करके काम को ख़त्म दिखा दिया जाता है। जब चुनाव प्रचार आता है तो बड़ी बड़ी बातें पत्रकारों के हितों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें लाने के लिए बात करी जाती है, लेकिन आज तक अगर आप देख लेंगे तो इस तरीके का कोई कानून, हमेशा पत्रकार भेंट चढ़ता है, कभी किसी को गोली मार दी जाती है, कभी किसी के ऊपर ट्रक निकाल दिया जाता है, कभी किसी की लाश कहीं नाले में मिलती है। ये तो देश की राजधानी दिल्ली है। जब दिल्ली में ये सब हो रहा है, दिल्ली पुलिस के होते हुए, जो वर्ल्ड
कि मोस्ट पुलिस बताई जाती है, लेकिन अगर वही लोग पत्रकारों को भी इस तरीके से, जिस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे खेल में जो दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका की जांच होनी चाहिए। सर अभी क्या मांगे आपकी? हमारी तो सिर्फ यही मांग है कि जो प्रशासन है वो ईमानदारी से जांच करे और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, और जो माननीय दिल्ली सरकार है, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी, कि जो आपके SHOs हैं वो जो इलाके में गलत गतिविधियाँ हो रही हैं उसका पैसा जा कहाँ रहा है, उसका पैसा लेता कौन है, किसके कहने पर इल्लीगल गतिविधियों को संरक्षण दिया जाता है। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये पुलिस जागती है, भागती है, दौड़ती है और 2 दिन बाद ढाक के 3 पात हो जाता है, आदमी जाने वाला चला जाता है और पुलिस प्रशासन और अपराधी मौज काट रहे होते हैं। देखिए, पत्रकारों के साथ हुई ये कोई महज पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी है। किस तरीके से जो पत्रकार, देखिए मीडिया जिसे चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर उसके साथ इस तरीके के जो वारदातें हैं ये सामने आती रहेंगी तो क्या आपको लगता है कि कोई पत्रकार आपके हितों के लिए बात करेगा, समाज में चल रहे गोरख धंधे की बात करेगा? देखिए, ये बड़े सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं भी पेशे से एक पत्रकार हूँ और आज हमारे ही पत्रकार साथी के साथ इस तरीके का जो एक वाकयात हुआ है ये गहन देखिए चर्चा का विषय बन जाता है। अभी तक देखिए बताया जा रहा है कि 12 घंटे बाद कहीं ना कहीं जाकर जो है FIR करी गई, अभी तक किसी भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और देखिए, ये चाहते हैं कि उन पे त्वरित कार्यवाही हो, जो कुछ उचित कार्यवाही हो उन पे जल्द से जल्द करी जाए और पत्रकारों के हितों में भी और कानून बनने चाहिए। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।